नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो भारतीय जनगणना 2011 के ऊपर होने वाली है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक इसके बाद अभी कोई जनगणना हुई नहीं है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड ये पोस्टपोन्ड हुई, जो कि अब 2026 और 27 में होगी, जो कि कल सर्कुलर आ भी गया है कि 2026 से ये स्टार्ट होनी है। ठीक है। अब ये जो सेंसस 2011 का है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस हमें इसके हमारे जीएस के पोर्शन में देखने को मिलते हैं। एक से दो क्वेश्चन आपको जनगणना के ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए इस वाले वीडियो में हम जनगणना को बिल्कुल कंप्लीट तरीके से खत्म करेंगे। ना कोई इसके बाद कोई डाउट रहेगा, ना इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपका इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा। ठीक है। तो सेंसस को ध्यान से समझेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझाऊंगा, सेंसस कैसे होता है, कौन करता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हु कंडक्टेड द सेंसस। तो अगर हम बात करें कि देखो, आजादी के बाद और आजादी से पहले सेंसस को करवाने वाली बॉडीज अलग अलग थी। ठीक है भाई, आजादी से पहले ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको करती थी, लेकिन आजादी के बाद इसके लिए एक रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त बनाया गया 1951 में, जिसका काम क्या था, जनगणना को करवाना। ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। यानी कि जो भी यहां पर आपका रजिस्ट्रार चुना जाएगा उसको कौन नॉमिनेट अपॉइंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेंगी। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर अपॉइंटमेंट होगा रजिस्ट्रार का, जिसका काम क्या होगा? देश भर में सेंसस को करवाना। ठीक है। अब सेंसस की अगर मैं बात करूं तो ये जो सेंसस वर्ड है, सेंसस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये वर्ड सेंसस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, वर्ड कहीं भी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो सेंसस है इसके लिए एक सेंसस एक्ट बनाया गया था 1948। तो सेंसस एक्ट 1948 के तहत देश भर में हर 10वें साल पर हमारे क्या होती है? जनगणना होती है। ठीक है। सेंसस वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये जो वर्क करता है वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत करता है। पहला सेंसस कब हुआ था? तो देखो, ये जो पहला सेंसस था, जो पहला ट्राई किया गया था, वो 1872 में किया गया था। इससे पहले भी सेंसस हुआ, इससे पहले वो बॉम्बे में हुआ, मद्रास में अलग अलग हुआ, मतलब अलग अलग जगहों पर सेंसस हुए। लेकिन जो पूरे इंडिया में किया गया सेंसस वो आपका क्या था? वो 1872 में था, लेकिन वो भी पूरे भारत में नहीं था, भारत के ही कुछ प्रांतों में ये सेंसस हुआ था। ठीक है। इसको अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सही तरीके से प्रॉपर मैनर में नहीं हुआ था जैसे सेंसस होता है। तो 1872 में सबसे पहले किसके द्वारा करवाया गया? तो उस समय जो गवर्नर हुआ करता था, जो वाइसरॉय हुआ करता था, वो कौन था? लॉर्ड मायो। ठीक है। तो लॉर्ड मायो के समय में ये हुआ। और इस जनगणना में जो सुपरिंटेंडेंट था वो था डब्ल्यू सी प्लोडन। ठीक है। ये इसकी अध्यक्षता कर रहा था। किसकी? जो पहला सेंसस हुआ है ये 1872 में। उसके बाद जो नियमित जनगणना, यानी कि नियमित का मतलब है जो रेगुलर जनगणना हमारी स्टार्ट हुई है, वो 1881 से स्टार्ट हुई है। इसके बाद से लगातार हमारे देश में जनगणना हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। तो 1881 से ये हमारी जनगणना हुई है, जो नियमित रूप से स्टार्ट हुई है। तो अगर कभी भी पूछे कि रेगुलर सेंसस कब हुआ है, तो 1881 से रेगुलर सेंसस हुआ। और अगर पूछे कि पहला सेंसस कब हुआ, तब आपका 1872 इसका पहला सेंसस हुआ था। लॉर्ड मायो के समय में पहला सेंसस हुआ है, लॉर्ड रिपन के समय में सब ऑर्गेनाइज्ड वे में, रेगुलर वे में जो सेंसस स्टार्ट हुआ वो रिपन के समय में हुआ। ठीक है। और अगेन इस वक्त जो 1881 में जो यहाँ का वो था, जो इसका वो बनाया गया था, क्या बोलते हैं, हेड बनाया गया था सेंसस का, तो वो कौन था? हेनरी बेवले। तो इसके द्वारा ये सेंसस हेडेड किया गया था। अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो ये 16वां सेंसस है 1881 से लगातार देखें तो। ठीक है। 1881 से अगर हम लगातार देखें तो ये हमारा 16 सेंसस था। ठीक है। और ये सेंसस खास इसलिए भी है क्योंकि पहला ऐसा सेंसस था जिसमें हमने बायोमेट्रिक डाटा भी लिया था। ठीक है। इससे पहले बायोमेट्रिक डाटा नहीं लिया गया था किसी भी सेंसस में। 2011 में पहली बार बायोमेट्रिक डाटा भी लिया गया, तो इसलिए 2011 की जनगणना और महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसका कंपैरिजन हम 2001 से करेंगे क्योंकि पिछले साल की जनगणना के साथ हमारा कंपैरिजन होता है। इसके बाद अगर बात करें आजादी के बाद ये कौन से नंबर की जनगणना है, तो याद रखना ये 7वें नंबर की जनगणना है। ठीक है। कितने नंबर की जनगणना है? 7वें नंबर की जनगणना है आजादी के बाद। तो अगर पूछे कि मतलब अगर उसमें ये शब्द ना लिखा हो कि आजादी के बाद कौन सी जनगणना है, तब आपको पता लगना है कि ये 16वां सेंसस है। इससे पहले 15 सेंसस हो चुके थे। और पूछे आजादी के बाद कौन सी जनगणना है, तो ये 7वीं जनगणना थी 2011 की। और जो अब होगी वो आजादी के बाद 18वीं जनगणना होगी और वो 17वां सेंसस होगा। ठीक है।
सेंसस वर्ड की बात करें तो सेंसस किस स्टेट का सब्जेक्ट है, मतलब सेंसस जो है वो किसका सब्जेक्ट है, तो सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। यानी कि सेंसस के ऊपर जो कानून बनते हैं, जो बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये भली बात ही आप जानते हो, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में भी बताया कि 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर है, जिसमें जो पावर का डिवीजन है वो सब्जेक्ट्स के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट यूनियन के पास, कुछ सब्जेक्ट स्टेट के पास, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो सेंसस किस सब्जेक्ट में आता है, तो सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, यानी कि इस पे कानून पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, अगली बात करें प्रारंभिक प्रयास। अगर मैंने जैसे कहा कि जनगणना की हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखेंगे, तो भारत में जनगणना का जो पहला प्रयास माना जाता है वो अंग्रेजों के द्वारा बंबई में किया गया था। पहला प्रयास 1687 से 1688 में केवल मुंबई में पहली जनगणना की गई। ठीक है भाई, देखो कितना सारा फैक्ट आप यहाँ पे कवर करोगे। अभी मैंने आपको बताया कि 1872 में पहली जनगणना मानी जाती है, जो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मायो के द्वारा की गई थी, लेकिन इसको अनऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया था, इसलिए ये इररेगुलर सेंसस था। लेकिन इसके बाद 1881 में रेगुलर नियमित रूप से हर 10वें साल पर जनगणना आपकी होने लगी। तो 1881 से जो ऑर्गेनाइज्ड वे में जनगणना करवाने का श्रेय जाता है वो रिपन के पास जाता है। लेकिन 1872 से पहले भी ट्राई हुआ था जनगणना का, और वो जनगणना हुई थी 1687 से 88 के बीच में। और ये जो जनगणना हुई थी अंग्रेजों के द्वारा कहां पर करवाई गई थी, मुंबई में करवाई गई थी। ठीक है, इसके बाद कुछ गिने चुने क्षेत्रों में असंगठित जनसंख्या गणना हुई, जैसे मद्रास, पंजाब, मतलब अलग अलग प्रांतों में यहां पर करवाई गई थी ये जनगणना। तो पहले प्रयास पहले भी किए गए हैं, लेकिन नियमित रूप से 1881 से ही चली है। इसके बाद जो 2011 का सेंसस था, ये पहला डिजिटल सेंसस था। यहां पर पहली बार जो डाटा लिया गया था वो डिजिटल ही लिया गया था। तो ये डिजिटल सेंसस था, और ये पहला डिजिटल सेंसस था। इससे पहले जो सेंसस था वो एक तरीके से जो पेन कॉपी होते हैं ना, इस तरीके से डाटा तैयार किया गया था। लेकिन ये सेंसस डिजिटल सेंसस था, इसमें जितना भी डाटा था वो डिजिटली रूप से प्रोसेस किया गया था। यहां पर क्या था, यहां पर एनपीआर का पहली बार इस्तेमाल किया गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो होती है, इसमें पॉपुलेशन का पूरा ब्यौरा होता है। ठीक है, उनकी पर्सनल डिटेल नहीं होती, लेकिन पॉपुलेशन पूरी पता होती है। ठीक है, तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यहाँ पर पहली बार यहाँ पर ये भी सिद्धांत लागू हुआ 2011 के सेंसस में। पूछे स्लोगन क्या था हमारे 2011 के सेंसस का, तो स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ फैक्ट्स यहां पर भी हैं, जैसे 2011 का जो सेंसस था, या जो 15th सेंसस था, ये 16 सेंसस होगा ना, अभी हमने आगे देखा था, 15वां सेंसस है। तो ये 2 फेजेस में किया गया था। और कौन कौन से 2 फेजेस होते हैं, देखो सेंसस हमेशा 2 फेजेस में होता है। पहला हाउस लिस्टिंग फेज होता है और दूसरा पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन फेज होता है। तो पहला जो सेंसस जो हुआ था वो आपका 1872 में हुआ, इर्रेगुलर। रेगुलर हुआ 1881 से। 2011 का जो सेंसस था ये पहला डिजिटल सेंसस था। ठीक है, 16वां सेंसस था, आजादी भारत का 7वां सेंसस था। अब इस सेंसस के 2 फेज थे, पहला फेज था हाउस लिस्टिंग, दूसरा फेज था पॉपुलेशन। अब अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के आधार पर कितने हाउस होल्ड थे, यानी कि कितने ऐसे लोग थे भारत में जिनके पास खुद के रहने के लिए घर था, तो याद रखना ऐसे कितने लोग थे, तो ऐसे लोग थे 248.8 मिलियन, यानी कि मैं 250 मिलियन कह सकता हूं बहुत आराम से। ठीक है, 250 मिलियन लोगों के पास खुद के रहने के लिए घर था, जिसमें 202 मिलियन लोग वो थे जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, 31 मिलियन के समथिंग मुस्लिम फैमिलीज के थे, और 6.3 मिलियन समथिंग क्रिश्चियन फैमिली से थे, 4.1 मिलियन के सिख, और 1.9 मिलियन से जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये पूरा डाटा है कि हाउस होल्ड का जो डाटा था, जो पूरे भारत में ये जो पहला हाउसिंग लिस्टिंग सेंसस किया गया, क्योंकि सेंसस 2 फेज में हुआ, पहला हाउसिंग सेंसस हुआ, फिर पॉपुलेशन सेंसस हुआ। ठीक है, तो ये जो हाउसिंग सेंसस में क्या पता चला कि पूरे भारत में जो हाउस होल्ड है, जो जिनके पास खुद के रहने का स्थान है, ऐसे कितने लोगों की जनसंख्या थी, 248.8 मिलियन, अप्रोक्स 250 मिलियन। ठीक है, सेंसस हैज बीन कंडक्टेड सिंस 1872। वो तो हमें पता है कि 1872 से सेंसस चल रहा है, लेकिन नियमित रूप से 1881 से चला। 2011 का पहला सेंसस है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड की गई। ये पहला ऐसा सेंसस है जिसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ली गई, जैसे फिंगरप्रिंट लेना, ठीक है, आपकी आंखों का टेस्ट लेना, ये सब बायोमेट्रिक होते हैं। तो इसमें पहली बार बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट किया गया। कौन रजिस्ट्रार था, क्योंकि आपको पता है कि जो सेंसस होता है वो रजिस्ट्रार जनरल कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। तो इस सेंसस में 2011 के सेंसस में जो रजिस्ट्रार कमिश्नर बनाए गए थे वो चंद्रमौली जी थे। चंद्रमौली जी एक आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, इनके द्वारा ये सेंसस कंडक्ट किया गया था, जिसकी कमिश्नर कौन थे, चंद्रमौली जी थे।
ठीक है, सेंसस कितनी भाषाओं में कलेक्ट करा इसने, सेंसस ने अपना डाटा, तो याद रखना सेंसस का डाटा 16 लैंग्वेजों में था, 16 लैंग्वेजों में सेंसस का डाटा कलेक्टेड हुआ, और जो इसका ट्रेनिंग मैनुअल था वो 18 लैंग्वेजों में प्रिपेयर हुआ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डाटा 16 लैंग्वेज में कनेक्ट हुआ है लेकिन ट्रेनिंग 18 लैंग्वेजों में हुई है। ठीक है, तो डाटा 16 लैंग्वेज में हुआ है कलेक्ट जो हुआ है। इसके बाद ये जो 2011 का सेंसस है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का एक ज्वाइंट सेंसस हुआ था उसके बॉर्डर पर, यानी कि 2011 में ही इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है उसका ज्वाइंट सेंसस हुआ, ये पहला ज्वाइंट सेंसस था। ठीक है भाई, बांग्लादेश 1971 में बन गया लेकिन पहला ये ज्वाइंट सेंसस था जिसमें इंडिया और बांग्लादेश का एक साथ सेंसस हुआ था उसके बॉर्डर वाले एरिया पर। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन तो लगभग इतनी पॉपुलेशन हमें देखने को मिली। देखो अगर 2001 की बात करें तो 2001 में जो पॉपुलेशन थी उसमें इतनी पॉपुलेशन ऐड हो गई थी 2011 के सेंसस में। लगभग कितनी पॉपुलेशन थी 2011 में, तो 2011 के सेंसस के आधार पर 121 करोड़ की जनसंख्या थी हमारी। ठीक है, जो शायद अब डाटा हमारा और पार कर जाएगा, अब की बार तो आंकड़े आएंगे जब पता चलेगा, लेकिन लगभग अंदाजा तो 140 के समथिंग जाने का है। तो उसमें कितना इजाफा हुआ था, तो हमारे जो इजाफा हुआ था वो लगभग इतने करोड़ का इजाफा हुआ था, कितना 18.15 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन इसमें ऐड हुई थी। ठीक है, 2001 के मुकाबले अगर हम इसका कंपैरिजन करें। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो पूरे विश्व का जो एरिया है उसकी जो 2.4% का एरिया है वो अकेला भारत ऑक्यूपाई करता है। पूरे विश्व में भारत का जो एरिया है ऑक्यूपाई जो एरिया है वो 2.4% है पूरे वर्ल्ड के सरफेस एरिया का। और कितने परसेंट पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की भारत में रहती है, तो 17.5% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 17.5% भारत में रहती है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया मेजर रोल प्ले करता है। बात करें 121 करोड़ इंडियंस में, तो इसमें क्या क्या थे, तो याद रखना 121 करोड़ की जो जनसंख्या थी इसमें 833 मिलियन लगभग 68.84% लोग ऐसे थे जो कहां रहते थे, रूरल एरियाज में रहते थे, गांवों में रहते थे। यानी कि 2011 के सेंसस के आधार पर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती थी वो कहां निवास करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी, रूरल एरियाज में निवास करती थी। अब जो बच जाएगा यानी कि 31.16% जो बच जाएगा वो अर्बन एरियाज यानी कि शहरी क्षेत्रों में रहते थे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ भी है भाई, जो बच गए वो कितने लोग थे, तो 377 मिलियन 377 मिलियन लोग कहां रहते थे, शहरी क्षेत्रों में रहते थे, अर्बन एरियाज में रहते थे। तो मेजर पॉपुलेशन जो रहती थी वो गांवों में ही मिली। 2011 के सेंसस के आधार पर 57.1% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी थी जो हिंदी जानती थी। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी जो थी वो उस समय सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज थी 2011 के सेंसस के आधार पर। हालांकि हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन अभी जब 2021 इस वाले नए सेंसस के जो हमारे आंकड़े आएंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों का। लेकिन उस समय के आंकड़े के अनुसार 57% लोग ऐसे थे भारत में जो हिंदी बोला करते थे। ठीक है, और 43.63% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा को या राजभाषा को या अपनी मदर लैंग्वेज को क्या माना हुआ था, हिंदी। जैसे हमारी मदर लैंग्वेज क्या है, हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी। ठीक है भाई, जब हम बच्चे पैदा मतलब जब हम पैदा हुए, जब हमारे बच्चे पैदा होंगे, जो भी ये सारी चीजें चल रही हैं, तो हमारी मातृभाषा वही होगी जिस क्षेत्र में हम पले बड़े हैं। तो हमारे यहाँ की जो मातृभाषा है, हमारे यहाँ की जो राजभाषा है, उसको हम नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग कहते हैं। ठीक है, तो वो मदर टंग हिंदी ऐसे लोगों की जिनकी हिंदी मदर टंग थी, ऐसे कितने प्रतिशत लोग थे, 43.63% लोग थे। ठीक है, ये जितनी परसेंटेज है ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है। सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं लास्ट में बताऊंगा कि पीडीएफ कैसे आपको मिलेगी ये, लेकिन आप सारा डाटा एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि परसेंटेज सारी याद हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बार बार रिपीटेशन में आपको ये डाटा याद हो जाएंगे। हिंदी जो थी वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज बनी इंडिया की। ठीक है, दूसरे नंबर पर कश्मीरी, तीसरे नंबर पर कश्मीरी के साथ साथ एक भाषा और थी जो मणिपुरी जिसे कहा जाता है, उसको मिताई भाषा भी कहा जाता है। तो मिताई भाषा कश्मीरी के साथ ही सेकंड प्लेस पर थी। उसके बाद गुजराती भाषा जो थी वो तीसरे प्लेस पर, और बंगाली भाषा जो थी वो चौथे प्लेस पर थी। ये 2011 के सेंसस का आंकड़ा है कि हिंदी जो थी वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज थी भारत की। उसके बाद कश्मीरी, मिताई, फिर तीसरे नंबर पर गुजराती और चौथे नंबर पर बंगाली भाषा थी। ठीक है, इसके बाद अब हम पॉपुलेशन हाईलाइट की बात करें तो पॉपुलेशन एज आई हैव टोल्ड यू कि भाई हमारे देश की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के आधार पर वो कितनी थी, वो 121 करोड़ थी। कितनी जनसंख्या हमारी निकली, 121 करोड़ निकली। ठीक है, इस 121 करोड़ में मेल्स कितने थे और फीमेल्स कितनी थी, तो 62.37 करोड़
मेल्स थे और 58.64 करोड़ आपकी फीमेल्स थी। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि 62 करोड़ हमारे मेल्स थे और 58 करोड़ हमारे कितनी थी, फीमेल्स थी। ठीक है भाई, फैक्चुअल चीजें याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। तो 62 करोड़ मेल्स था और 58 करोड़ हमारे कौन थी, फीमेल्स थी। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट हम जो कंपैरिजन करेंगे वो ग्रोथ रेट कहां से कंपेयर करेंगे, तो कितना है देखो 2001 के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो अगर पिछले 2001 से हम इस 2011 की जनगणना को देखें तो इसमें जो वृद्धि हुई है पॉपुलेशन में वो कितनी हुई है, 17.64। बहुत इंपॉर्टेंट ये नंबर है। तो जो ग्रोथ रेट रहा है एज कंपेयर टू 2011 उसके रिस्पेक्ट में अगर हम ये ग्रोथ रेट देखें तो 2011 में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो 17.64% की देखने को मिली। 2001 की जनगणना में ये वृद्धि जो थी अपनी पिछली जनगणना से कितनी वृद्धि थी, 21.54% की वृद्धि थी। तो 2001 में एज कंपेयर टू 2011 के सेंसस के मुकाबले वृद्धि ज्यादा देखने को मिली। ठीक है, ये जो जनसंख्या की वृद्धि होती है ये इसके पिछले ही जो वर्ष में जो हुई होती है जनगणना उसके रिस्पेक्ट में देखी जाती है। तो 2001 के रिस्पेक्ट में 2011 में जो वृद्धि हुई है वो 17.64% की हुई है। अगर बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर है और कितनी है, लगभग 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ की जनसंख्या रखी है कहां पर भाई, उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम पॉपुलेशन वाला है सिक्किम, जहां पर केवल कितने लोग हैं, 6 लाख लोग। अब आप सोचो कहां 20 करोड़ और कहां 6 लाख लोग। तो सिक्किम सबसे कम पॉपुलस स्टेट है, जबकि जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे इंडिया का एज पर 2011 सेंसस सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम डेंसिटी की और सेक्स रेशियो की बात करें, देखो डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे आप घनत्व भी बोलते हो। तो ये जो जनसंख्या घनत्व है ये हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो ये जो जनसंख्या घनत्व होता है ना या पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ये बताती है कि नंबर ऑफ पर्संस कितने रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्संस कितने रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने नंबर ऑफ पर्संस रह रहे हैं वो डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो जो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 382। ठीक है, कितनी थी, 382। वहीं 2001 में ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो 325 थी। तो ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस में बढ़ गई। ठीक है, जब पहला सेंसस हुआ 2001 में, जब सेंसस हुआ तो उस समय 1 स्क्वायर किलोमीटर पे सिर्फ 325 लोग रहते थे। लेकिन 2011 के सेंसस में ये जो आंकड़ा था ये 382 पर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में चला गया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी जो देखने को मिली वो बिहार में देखने को मिली, यानी कि बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि भूमि के सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर वाले टुकड़े पर कितने लोग रहते थे, 1106। ठीक है, अभी इसका रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी जब यूनियन टेरिटरी पढ़ोगे ना तो यूनियन टेरिटरी में भाई दिल्ली की तो और जबरदस्त है। दिल्ली की तो 11,297 है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली में 11,297 में लगभग 12,000 लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर हम स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो सबसे ज्यादा थी। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की थी, 1106 लोग यहाँ पर रहते थे। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की थी, मात्र 17 लोग। ठीक है, तो कहाँ भाई 17 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो यानी कि खुला खुला हुआ इलाका है एकदम। भाई जब पॉपुलेशन 1 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा रहेगी तो रिसोर्सेज का कंजप्शन ज्यादा होगा। लोगों में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा भाई, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो लोगों में बराबर रिसोर्सेज नहीं जाएंगे, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होना भी खतरा है। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 2011 में ये सेक्स रेशियो बढ़ा। देखो सेक्स रेशियो क्या होता है, यहां नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स, यानी कि फीमेल्स का जो नंबर है वो मेल्स के कंपैरिजन में नापा जाता है। और ये नंबर कितना होता है मेल्स का, 1000। हम ये देखते हैं कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं। तो जब ये आंकड़ा 1000 और 1000 के बराबर आ जाएगा तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो देश में सेक्स रेशियो है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड चल रहा है। लेकिन अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो सेक्स रेशियो में सुधार हुआ। ठीक है, सुधार क्या हुआ कि 2001 में ये रेशियो था 933, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स 933 थी 1000 मेल्स पर। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां थी, 933। लेकिन 2011 के सेंसस में ये 10 बढ़ गया, 10 पॉइंट बढ़ गया और 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों का रेशियो गया, 943 का गया। अब ये 2026 में जो रेशियो पॉपुलेशन ये आपका सेंसस होगा, अब इसमें क्या आंकड़ा आता है वो निकलकर नए आंकड़े आएंगे, तब 2011 का सेंसस कंपैरिजन में लिया जाएगा जैसे अब 2001 का लिया जा रहा है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिला केरला में। केरला में 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं।
तो वहां सेक्स रेशियो ज्यादा था। सबसे कम सेक्स रेशियो देखने को मिला 879 हरियाणा में। हरियाणा में 1000 लड़कों पर सिर्फ कितनी लड़कियां थी? 879। तो सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहां पर मिलेगा? केरला में। सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां मिलेगा? हरियाणा में। और यही सेम आपको याद रखना है, जब मैं लिटरेसी की बात करूंगा तो लिटरेसी में भी केरला सबसे आगे होगा। ठीक है, जितना ये सेक्स रेशियो कोई भी हो, सेक्स रेशियो में हरियाणा लोएस्ट पॉइंट पर ही होगा। इसके बाद अगर हम लिटरेसी की बात करें तो ओवरऑल जो हमारी लिटरेसी थी वो 74% थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 2011 सेंसस के आधार पर जो लिटरेसी रेट था भारत का वो 74% था, जिसमें मेल कितने पढ़े लिखे थे? 82% और फीमेल कितनी पढ़ी लिखी थी? 65%। आप भाई इंटीजर वैल्यू याद रख सकते हो, कोई इशू का काम नहीं है। इतने ऑप्शन तो इतने क्लोज नहीं आएंगे भाई, 82.14 82.24 ऐसा तो मतलब क्या ही होगा फिर, है ना। तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल लगभग 65% यहाँ पर फीमेल थी। वहीं अगर मैं बात करूं हाईएस्ट लिटरेसी तो केरला में थी भाई, 94% का लिटरेसी रेट था केरला में। सिर्फ 6% ऐसे लोग थे जो लिटरेट नहीं थे, वरना 94% यानी कि 100 में से 94 लोग वहां पढ़े लिखे ही थे। वहीं बिहार में ये लिटरेसी रेट सबसे कम था। बिहार में ये लिटरेसी रेट कितना था? सिर्फ 61.8%, यानी कि अराउंड 62% ये लिटरेसी रेट था। ठीक है, वहीं हम आगे बात करें शहरीकरण। तो अगर शहरी जनसंख्या देखी जाए तो अभी मैंने आपको बताया था 2011 के सेंसस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 68% के समथिंग पॉपुलेशन कहां रह रही है? 68.84% के समथिंग पॉपुलेशन कहां रह रही थी? रूरल एरियाज में रह रही थी। तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी भाई? लगभग 31.16%। सबसे ज्यादा शहरी लोग जो रहते थे वो गोवा में रहते थे, और सबसे कम जो शहरी लोग मिले वो हिमाचल प्रदेश में मिले। तो ये भी डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आता है चाइल्ड पॉपुलेशन। भाई चाइल्ड पॉपुलेशन देखी जाए कि 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या क्या थी? तो 0 से 6 साल के बच्चों की जो जनसंख्या थी, पहली बात तो इसका आंकड़ा कितना था? तो देश में 16.45 करोड़ बच्चे थे जिनकी आयु 0 से 6 साल के बीच में थी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 13% था। यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 13% का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन थी। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, जो कि कम है। ठीक है भाई, कम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी डिक्लाइन हुआ है। 2001 में ये चाइल्ड सेक्स रेशियो 927 था 1000 बच्चों पर। 1000 जो बॉर्न बेबी होते हैं, जो मेल बॉर्न बेबी होते हैं, उन पर 927 फीमेल बॉर्न बेबी थे। लेकिन इस बार जब 2011 का सेंसस हुआ तो ये आंकड़ा घटा, यानी कि 1000 मेल बॉर्न बेबी पर कितनी फीमेल बॉर्न बेबी थी? 919। तो आप देख रहे हो कितना नंबर कम हो गया? 8 नंबर कम हो गया यहाँ पर। तो ये चिंता का विषय है कि फीमेल चाइल्ड जो थी उनका रेशियो एज कंपेयर टू 2001 के मुकाबले कम था। ठीक है, इसके बाद रिलीजन वाइज कितना पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन था? तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो 79.8%, अराउंड 80% हिंदूज रहते हैं। वहीं 14% के समथिंग मुस्लिम, 2.3% क्रिश्चियन, 1.7% आपके सिख, 0.7% बुद्धिस्ट, और जैन जो रहते हैं वो 0.4% रहते हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था? हिंदूज का था। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट सब यहां पर अब मैं बता देता हूं कि पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आप समझ गए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर कितने रहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, तो अभी आप पढ़कर आए, वो कहां की थी? बिहार की। कितने लोग रह रहे थे 1 स्क्वायर किलोमीटर में? तो 1106 लोग यहां पर रह रहे थे। अगर लोएस्ट की बात करूं तो सबसे कम थी अरुणाचल प्रदेश की। किसकी थी? अरुणाचल प्रदेश की, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे थे? 17 लोग रह रहे थे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होना ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा यूज करने का मौका मिलता है। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी तो भाई वो दिल्ली की थी, और सभी जानते हैं दिल्ली में लोग मोस्टली रोजगार के पर्पज से बहुत ज्यादा आते हैं, रहने वाले कम है, नौकरी वाले ज्यादा है। तो यहां कितनी थी? 11,297, यानी कि इतने लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। वहीं सबसे कम जो थी वो अंडमान में थी, अंडमान एंड निकोबार में सबसे कम थी। तो अंडमान एंड निकोबार में कितनी थी? 46। कितनी थी? 46 पर स्क्वायर किलोमीटर पर लोग रहते थे। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लेते हैं। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पॉपुलेशन देखी गई? तो ये डिस्ट्रिक्ट है भाई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी। और वहीं सबसे कम की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे कम जो थी वो दिबांग वैली में थी। ये दिबांग वैली जो जिला है इसमें सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी थी। ये कहां का है दिबांग वैली जो जिला है? तो याद रखना दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की है। तो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट वाइज कम है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उसी की ही एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है दिबांग वैली, वहां पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है।
ठीक है। इसके बाद अगली बात करें पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन पर आ जाते हैं, किस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा थी। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी में अंतर समझे ना, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, पॉपुलेशन में तो नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, और कितने थे, तो भाई लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन यहां पर रहती है। कहां पर, यूपी में रहती है। वहीं सबसे कम अगर मैं स्टेट वाइज पॉपुलेशन देखूं तो सबसे कम सिक्किम की थी। किसकी थी, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की थी। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अगेन सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली है, और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन भी यूनियन टेरिटरी में दिल्ली की ही है। सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम जो पॉपुलेशन थी वो यूनियन टेरिटरी में थी, लक्षद्वीप की। किसकी, लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सबसे कम थी यूनियन टेरिटरी में। अगर हम हाईएस्ट की बात करें, कौन सा जिला ऐसा है जहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, तो भाई महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है थाने। ठीक है, थाने महाराष्ट्र का जिला है। ठीक है, यहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। और वहीं लोएस्ट की बात करूं तो लोएस्ट पॉपुलेशन आपकी दिबांग वैली की है। किसकी है, दिबांग वैली, जो कहां पड़ती है, अभी आपने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश में। तो दिबांग वैली पॉपुलेशन डेंसिटी में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कम है, और पॉपुलेशन में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कम है। हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका थाने महाराष्ट्र में ज्यादा है। ठीक है, ऐसी यूनियन टेरिटरी, ऐसी स्टेट। अगला आता है 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या। अब इसमें सबसे ज्यादा कहां पर ये आपको देखने को मिली, तो देखो पॉपुलेशन जो 0 से 6 साल की बच्चों की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो याद रखना भाई ये सबसे ज्यादा बिहार में है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिहार में। जियो बिहार के लाला जिया तू हजार, आगे गाली वाला शब्द है तो छोड़ो उसको। तो सबसे ज्यादा कहां है भाई, स्टेट में सबसे ज्यादा 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन बिहार में है। वहीं सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है तो वो कहां पर है, सिक्किम। तो सिक्किम को याद कर लो, पॉपुलेशन वाइज भी सिक्किम लोएस्ट स्टेट है, और पॉपुलेशन 0 से 6 साल के बच्चों की भी इसमें पॉपुलेशन वाइज आपका सिक्किम ही है। हाईएस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा 0 से 6 साल के बच्चे किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले, तो भाई ये जम्मू कश्मीर का एक कुपवाड़ा जिला है। जरूर आपने नाम सुना होगा, न्यूज में रिसेंटली अभी जब वॉर चला था तो जम्मू एंड कश्मीर का कुपवाड़ा जिला है, यहां पर 0 से 6 साल की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, और वहीं सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम ये जो पॉपुलेशन है ये कोलकाता में है। कहां पर है, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता की सबसे कम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन। आगे आते हैं भाई, सेक्स रेशियो पर आ जाते हैं। सेक्स रेशियो यानी कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स बैठी हुई हैं, 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स बैठी हुई हैं। सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है भाई वो केरला का है, और सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो आपका हरियाणा का है। ठीक है, अगर हम केरला की बात करें तो केरला का सेक्स रेशियो कितना है, तो केरला का जो सेक्स रेशियो है वो 1084 है। 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं। वहीं हरियाणा का कितना है, हरियाणा को मात्र 879 यानी कि 889, 1000 मेल्स पर 889 फीमेल्स हैं बस वहां पर। क्लियर है। अब यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है भाई वो पुडुचेरी में है। कहां पर है, पुडुचेरी में। कहां पर, पुडुचेरी में। पुडुचेरी में कितना पॉपुलेशन सेक्स रेशियो है, तो याद रखेंगे 1037, 1000 लड़कों पर 1037 लड़कियां हैं। वही कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां सेक्स रेशियो कम देखने को मिलेगा, तो ये जो कम है वो है दमन एंड दीव में। कहां पर है, दमन एंड दीव में। दमन एंड दीव में कितना है भाई, ये बहुत ही कम है, ये है आपका लगभग 618। ठीक है, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी जहां पर सेक्स रेशियो मात्र 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, 618 लड़कियां हैं सिर्फ। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सबसे ज्यादा है वो माहे डिस्ट्रिक्ट में है। जो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है वो माहे डिस्ट्रिक्ट में है। और माहे डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है, तो याद रखना ये पुडुचेरी का ही जिला है। ठीक है, पुडुचेरी का ही जिला है माहे, वहां पर जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। वहीं सबसे कम की अगर मैं बात करूंगा तो दमन, दमन जिला कहां है भाई, दमन एंड दीव का ही होगा, तो उसी की डिस्ट्रिक्ट जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है। ठीक है, अगला आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पर है भाई, मिजोरम में। ठीक है, कहां पर है, मिजोरम में चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। और लोएस्ट कहां पर है, तो हरियाणा में। तो सेक्स रेशियो लोएस्ट तो भाई स्टेट में हरियाणा ही है। ऐसी अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में कहां पर है, तो आपकी 2 वैली पड़ती है भाई, एक का नाम है लाहौल, एक का नाम है आपका स्पीति वैली। ये दोनों वैली कहां की है, हिमाचल प्रदेश की। यहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और सबसे कम कहां मिलेगा, तो अगेन हरियाणा का ही आपका जिला है जिसका नाम है झज्जर। क्या नाम है, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी भाई, इसका नाम है झज्जर। झज्जर।
ठीक है, कहाँ का जिला है? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का। तो यहां पर चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है। तो हरियाणा के बारे में कॉमन चीज क्या देखी कि इसका स्टेट वाइज जो कॉन्ट्रीब्यूशन है चाइल्ड सेक्स रेशियो में वो कम है। ठीक है, वो कम है। अगला आता है लिटरेसी रेट। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है भाई केरला का। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां के हैं भाई? केरला के हैं, जो कि कितना है? 94%। कितना है? 94% है केरला का लिटरेसी रेट। वहीं सबसे कम किसका है? तो बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। कितना है? 61.8%। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का है। ठीक है, लक्षद्वीप का है। कितना है? तो 91.85%। 91.85%। वहीं सबसे कम अगर आप देखोगे तो वो कहां का है? दादर एंड नागर हवेली। कहां का? दादर एंड नागर हवेली। हवेली इस यूनियन टेरिटरी का लिटरेसी रेट जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सबसे अच्छा लिटरेसी रेट है वो मिजोरम का एक जिला है जिसका नाम है सरचिप। सरचिप जिला जो कहां का है? मिजोरम का। यहां लिटरेसी रेट ज्यादा है। वहीं अगर हम कम की बात करें तो कम कहां पर मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज? तो ये कम है भाई, एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर जो कहां का जिला है? एमपी का। यहां लिटरेसी रेट जो है वो कम है। ठीक है, एंड नाउ लास्ट स्लाइड है हमारी ग्रोथ रेट पर। कहां ग्रोथ रेट ज्यादा देखने को मिली है पॉपुलेशन वाइज? तो ये जो ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिली ये हमें मेघालय में मिली। मेघालय स्टेट की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिली। कितनी ग्रोथ रेट हुआ? तो 27.8% का ग्रोथ रेट था यहां पर। वहीं अगर मैं लोएस्ट की बात करूं तो कम मुझे कहां देखने को मिली? कम मुझे देखने को मिली नागालैंड में। नागालैंड में ग्रोथ रेट बढ़ने की बजाय कम हुआ। कितना कम हुआ? तो 0.47% का डिक्लाइनेशन हुआ ग्रोथ रेट में। इतनी कम हुई, बढ़ने की बजाय कम हो गई। यूनियन टेरिटरी वाइज अगर हम देखें तो यूनियन टेरिटरी वाइज हाईएस्ट जो थी वो किसकी थी? यूनियन टेरिटरी वाइज तो वो थी दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली की। ठीक है, और कितनी थी? तो याद रखना इसमें जो इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ा वो 55.5% का बढ़ा। मतलब लगभग आधी पॉपुलेशन ही बढ़ गई, आधी पॉपुलेशन से ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, कहां पर? दादर एंड नागर हवेली में। उसके बाद इसमें लोएस्ट की जरूरत नहीं है, इसमें लोएस्ट की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कहां ग्रोथ रेट आपको ज्यादा देखने को मिला? तो अरुणाचल प्रदेश की एक कुरुंग वैली पड़ती है। ठीक है, क्या नाम है उसका? कुरुंग। ये कुरुंग कुमाई करके नाम है अरुणाचल प्रदेश का। यहां पर ग्रोथ रेट ज्यादा मिला। ठीक है, और कितना ग्रोथ रेट था? तो यू वॉन्ट बिलीव 111% का ग्रोथ रेट। मतलब शायद सारी पॉपुलेशन इसमें तभी आई है, 2001 के बाद ही आई है। तो कुरुंग अरुणाचल प्रदेश में जो जिला पड़ता है उसमें 111% का वृद्धि दर था। ठीक है, वहीं सबसे कम कहां था? तो एक भाई जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लोंगलेंग। क्या नाम है? लोंगलेंग, जो कहां है? नागालैंड में। कहां है? नागालैंड में। ठीक है, यहां पर सबसे कम देखने को मिला। यहां पर सबसे कम ग्रोथ रेट देखने को मिला। तो यानी कि जो आपका ग्रोथ रेट है वो नागालैंड में तो कम ही हुआ है, बाकी मेघालय में स्टेट वाइज बढ़ा है, यूनियन टेरिटरी में दादर नागर हवेली में बढ़ा है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज वो अरुणाचल प्रदेश की कुरुंग में बढ़ा है। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भाई डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन जिसका नाम है एम्बिशन एकेडमी हापुड़। ठीक है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको एक फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप इसमें जाएंगे, देन इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट का, एक ऑप्शन होगा वीडियो का, और एक ऑप्शन आपका आएगा टेस्ट का। तो टेस्ट और वीडियो से तो आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट में जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इसी टॉपिक से। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है, इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के डलने के 6 से 7 घंटे बाद आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जितना सेंसस मैंने आपको पढ़ाया है, अब इसके बाद आप क्वेश्चंस या एमसीक्यू लगाकर देखना, डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बहुत सही जाएंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें सभी अपना।